नार्सिसिज्म आत्ममुग्धता की गतिशीलता को समझना उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मानव मनोविज्ञान और उसकी जटिलताओं में रुचि रखते हैं। सबसे रहस्यमय और दर्दनाक प्रश्नों में से एक यह है कि आत्ममुग्ध प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति अपने शिकारों को भावनात्मक रूप से कैसे बांध लेते हैं। यह हमेशा एक सचेत और दुष्ट रणनीति नहीं होती, बल्कि व्यक्तित्व की संरचना से उत्पन्न होने वाला एक व्यवहारिक पैटर्न होता है जो हेरफेर और निर्भरता के चक्रों की ओर ले जाता है। आत्ममुग्धता के केंद्र में एक नाजुक आत्मसम्मान और बाहरी मान्यता की निरंतर आवश्यकता होती है। विरोधाभासी रूप से यह नाजुकता भव्यता और श्रेष्ठता की भावना के रूप में प्रकट होती है। इस मुखौटे को बनाए रखने के लिए आत्ममुग्ध व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण और लोगों को नियंत्रित करने के लिए जटिल तंत्र विकसित करता है। चाल, यदि इसे ऐसा कहा जा सकता है, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने की उसकी क्षमता में निहित है, एक भ्रम और निर्भरता का जाल बुनने में, जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। यह चक्र आमतौर पर आदर्शीकरण चरण या लव बॉम्बिंग से शुरू होता है। किसी भी रिश्ते के शुरुआती चरण में, चाहे वह रोमांटिक हो, दोस्ताना हो या पेशेवर, आत्ममुग्ध व्यक्ति खुद को एक आदर्श साथी, सबसे समझदार मित्र या प्रेरणादायक बॉस के रूप में प्रस्तुत करता है। वह अत्यधिक ध्यान देता है, लगातार प्रशंसा करता है, सहानुभूतिपूर्ण और आकर्षक लगता है। यह व्यवहार पीड़ित में उत्साह की भावना पैदा करता है, जिससे वह खुद को विशेष, मूल्यवान और अंततः समझा हुआ महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे उसके सभी सपने पूरे हो गए हों। आत्ममुग्ध व्यक्ति पीड़ित की इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है, जिससे उसे विश्वास होता है कि उसने अपनी आत्मा का साथी पा लिया है। यह प्रारंभिक चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक तीव्र भावनात्मक बंधन स्थापित करता है और पीड़ित को डोपामाइन और मान्यता पर निर्भर बना देता है। व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, अपनी रक्षा कम कर देता है और संबंध में गहराई से निवेश करता है। वह खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस करती है, जैसे कोई असाधारण संबंध जी रही हो। इस बिंदु पर वह आत्ममुग्ध व्यक्ति को अपनी खुशी और कल्याण का स्रोत मानने लगती है और उस पर और भी अधिक निर्भर हो जाती है। इस उत्साह के चरण के बाद आत्ममुग्ध व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है, अवमूल्यन चरण, डिवैल्यूएशन फेज। तारीफें और ध्यान कम हो जाते हैं और उनकी जगह लेती हैं सूक्ष्म आलोचनाएं, व्यंग्य, अनदेखी और अस्वीकृति। आत्ममुग्ध व्यक्ति अपनी असुरक्षाओं और दोषों को पीड़ित पर प्रोजेक्ट करता है, हर गलती के लिए उसे दोषी ठहराता है। जो पहले स्नेह का स्रोत था, अब संदेह और आत्मालोचना का कुआं बन जाता है। पीड़ित अपनी वास्तविकता, मानसिक स्थिरता और मूल्य पर शक करने लगती है। इसे गैसलाइटिंग कहा जाता है, मानसिक हेरफेर का एक तरीका जिसमें आत्ममुग्ध व्यक्ति तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करता है, घटनाओं से इनकार करता है और पीड़ित को उसकी स्मृति और समझ पर संदेह करने पर मजबूर करता है। तुम पागल हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम बढ़ा चढ़ा रही हो, ऐसी वाक्यांश आम हैं। उद्देश्य है पीड़ित को भ्रमित करना और उसकी वास्तविकता की समझ को आत्ममुग्ध व्यक्ति की व्याख्या के अधीन कर देना। इस चरण में आत्ममुग्ध व्यक्ति प्रोजेक्शन का भी उपयोग करता है, यानी अपनी ही गलतियों और व्यवहारों को पीड़ित पर थोपना। उदाहरण के लिए, एक अविश्वासी आत्ममुग्ध व्यक्ति अपने साथी पर धोखा देने का आरोप लगा सकता है, या एक नियंत्रक व्यक्ति पीड़ित को अधिकारवादी कह सकता है। यह ध्यान भटकाने की रणनीति है जो पीड़ित को रक्षात्मक स्थिति में रखती है, जबकि आत्ममुग्ध व्यक्ति जवाबदेही से बच जाता है। निराश होकर पीड़ित आदर्शीकरण चरण को वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करती है। वह बेहतर बनने की कोशिश करती है,
उम्मीद करती है कि अगर वह पर्याप्त अच्छी होगी तो प्यार वापस आ जाएगा। लेकिन यह असंभव लक्ष्य उसे एक अंधीन चक्र में फंसा देता है, प्रयास और असफलता का, जिसमें उसकी आत्मसम्मान धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अनियमित सुदृढ़ीकरण, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, आत्ममुग्ध व्यक्ति का एक शक्तिशाली उपकरण है। वह अवमूल्यन और दंड के बीच बारी बारी से कभी कभी फिर से वही गर्मजोशी दिखाता है। कल्पना करें कि पीड़ित को लगातार आलोचना झेलनी पड़ती है और अचानक एक दिन आत्ममुग्ध व्यक्ति एक तारीफ या स्नेह का छोटा सा इशारा करता है। यह प्यार के टुकड़े पीड़ित में उम्मीद फिर से जगा देते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि शुरुआत में चीजें कितनी सुंदर थीं। यह अप्रत्याशितता एक भावनात्मक जुए जैसी निर्भरता पैदा करती है, जहां अनिश्चित इनाम व्यक्ति को बंधा रखता है। पीड़ित हमेशा सतर्क रहती है, स्नेह और स्वीकृति के संकेत खोजती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से थक जाती है और स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ हो जाती है। सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन भी एक सामान्य हथकंडा है। आत्ममुग्ध व्यक्ति धीरे धीरे पीड़ित को उसके दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से अलग कर देता है। वह उसके करीबी लोगों की आलोचना करता है, झगड़े भड़काता है या बस इतना समय और ऊर्जा लेता है कि पीड़ित के पास किसी और से बात करने का अवसर न बचे। कोई तुम्हें मेरे जैसा नहीं समझता, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हें नीचे खींचता है, ऐसी बातें सामान्य हैं। समय के साथ पीड़ित खुद को अलग-थलग और आत्ममुग्ध व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर महसूस करने लगती है। यह निर्भरता एक अदृश्य जेल बन जाती है, जहां आत्ममुग्ध व्यक्ति सत्य और जुड़ाव का एकमात्र स्रोत बन जाता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए शोषण और नियंत्रण स्वाभाविक लक्ष्य हैं। वह लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन के रूप में देखता है, चाहे वह भावनात्मक, आर्थिक, यौन या सामाजिक हो। वह नियंत्रित करता है कि पीड़ित किससे बात करे, कहाँ जाए, यहाँ तक कि कैसे पैसा खर्च करे। पीड़ित अपनी स्वायत्तता और पहचान खो देती है, आत्ममुग्ध व्यक्ति का विस्तार बन जाती है। दोष और शर्म, गिल्ट एंड शेम की हेरफेर भी अत्यंत प्रभावी है। यदि पीड़ित शिकायत करती है तो आत्ममुग्ध व्यक्ति गुस्से, आत्महत्या या धमकी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे पीड़ित खुद को दोषी महसूस करती है। वह उसकी कमजोरियों को उजागर करता है, उसे नीचा दिखाता है और इस तरह एक निरंतर डर और चिंता की स्थिति पैदा करता है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति से बाहर निकलना आसान नहीं है। पीड़ित अक्सर ट्रॉमा बॉन्ड विकसित कर लेती है, एक ऐसी स्थिति जहां वह इस भावनात्मक रोलर कोस्टर की लत लगा लेती है। प्यार और दुर्व्यवहार के इस मिश्रण से मस्तिष्क में एक रासायनिक निर्भरता बनती है, जो किसी नशे की तरह होती है। पीड़ित अक्सर उस संभावित व्यक्ति को आदर्श बनाती है जो आत्ममुग्ध व्यक्ति शुरुआत में दिखाता था, और यह मानती है कि वह फिर से वैसा बन सकता है। वह खुद को जिम्मेदार महसूस करती है, मानती है कि आत्ममुग्ध व्यक्ति उसके बिना नहीं रह सकता, या कि वह ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे वास्तव में समझती है। सच्चाई का एहसास, यह पहचानना कि वह एक अपमानजनक रिश्ते में है, पहला और सबसे कठिन कदम है। यह समझना कि आत्ममुग्ध व्यक्ति का व्यवहार उसकी खुद की खामियों का प्रतिबिंब है, पीड़ित की गलती नहीं, उपचार की शुरुआत है। पेशेवर सहायता लेना, जैसे कि थेरेपी, अत्यंत आवश्यक है ताकि गैसलाइटिंग के प्रभावों को दूर किया जा सके, आत्मसम्मान को पुनर्निर्मित किया जा सके और सीमाएं स्थापित की जा सके। यह एक शोक की प्रक्रिया होती है उस व्यक्ति और उस संबंध के लिए जिसे पीड़ित ने विश्वास किया था, लेकिन यह एक पुनर्जन्म भी होता है, अपनी पहचान और प्रेम करने की क्षमता को फिर से पाने का मार्ग।
संक्षेप में, आत्ममुग्ध व्यक्ति का भावनात्मक जाल उसकी प्रारंभिक पूर्णता की भ्रांति पैदा करने की क्षमता में निहित है और फिर धीरे धीरे पीड़ित को अवमूल्यन, हेरफेर और अलगाव की ओर धकेलना। प्यार और दुर्व्यवहार के इस वैकल्पिक पैटर्न, वास्तविकता के विकृतीकरण और कमजोरियों के दोहन से वह पीड़ित को कैद रखता है। इन तंत्रों को समझना न केवल उन लोगों की मदद करता है जो ऐसे रिश्तों में हैं, बल्कि हमें मानव व्यक्तित्व की गहराई और सम्मान, स्वायत्तता और पारस्परिकता पर आधारित स्वस्थ संबंधों के महत्व को बेहतर समझने में भी सहायता करता है। चुप मत रहो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।